वन शॉट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। इसमें हम इशू ऑफ डिबेंचर की थ्योरी, उसके कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। डिबेंचर होता क्या? डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है कर्टेन ऑफ द टर्म ऑफ रिपेमेंट की, एक टर्म कंडीशन के अनुसार रिपेमेंट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सम, एक स्पेसिफिक डेट पे, किस स्पेसिफिक डेट पे आप पेमेंट करोगे, टर्म ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन फिक्स परसेंट रेट, जो डिबेंचर पे फिक्स परसेंट रेट से इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, और ये इसी को ही बोलते हैं कूपन रेट आपका। अब ये है कि नो कंपनी अलाउड, कंपनी अलाउड नहीं कर सकती, कंपनी को अलाउड नहीं है कि डिबेंचर हैविंग द मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर, 10 ईयर से ज़्यादा के डिबेंचर इशू नहीं कर सकती कंपनी। लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो, उसके लिए आप कंपनी 10 ईयर से ज़्यादा के लिए इशू कर सकती है डिबेंचर, लेकिन एक्सिंग 30 ईयर से कम का होना चाहिए। फिर इसकी नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ डिबेंचर आपके जो टाइप्स हैं डिबेंचर के, पहला है सिक्योर्ड डिबेंचर, फिर है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर जैसे कि नाम से ही है कि सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी आप रखते हो, जैसे कि आपने एसेट रखी है उसके बदले में, मतलब ये चार्ज ऑन एसेट है, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे तो वो एसेट को सेल कर सकते हैं ऑफ द कंपनी। अनसिक्योर्ड है जिसके आपने कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी, विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय द चार्ज इन एसेट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आपके होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर और होते हैं अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर में जिसके नाम पे उसका प्रिंसिपल का नेम अपियर इन द कंपनी रजिस्टर में लिखा होता है, और वही इंटरेस्ट पेबल ले सकता है जिसका नाम उसमें रजिस्टर में मेंशन है। और ये आपके अनरजिस्टर्ड जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जैसे मेरे हाथ में डिबेंचर तो मैं ले लूंगी इसकी पेमेंट, मेरे हाथ में है तो मैं ही उसका इंटरेस्ट ले लूंगी, तो वो होते हैं अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। नेक्स्ट है आपका रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है? रीपेबल बाय द कंपनी और मैच्योरिटी, कि कंपनी को उसकी मैच्योरिटी पे पेमेंट करनी ही पड़ती है। इरिडीमेबल डिबेंचर आर नॉट पेइंग द ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, लाइफ टाइम के कंपनी उसकी पेमेंट नहीं करती, केवल कौन सी लिक्विडेशन के टाइम उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं? जिसको आप चेंज कर सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर, ठीक है। ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल जिसमें आपने हाफ डिबेंचर कन्वर्ट किया, एक होते हैं फुली कन्वर्टेबल जिसमें आपने फुली डिबेंचर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें भी देखो सेबी की गाइडलाइंस है कि कन्वर्जन इनटू कैन बी अलोन, कि कन्वर्जन कब कर सकते हैं, कन्वर्ट कब करते हैं, 18 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट के 18 मंथ के बाद। और अब कन्वर्जन डन हो गया कि कन्वर्जन होगा तो बिफोर 36 मंथ से आपको ऑप्शन मिलेगी कि डिबेंचर होल्डर उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं इक्विटी शेयर में। तो ये है 18 मंथ के बाद आप कन्वर्ट करवा सकते हो। और दूसरा, अगर आपका ऑप्शन डन हो गया कि हाँ कन्वर्ट कराना, तो डिबेंचर होल्डर को है कि 36 के मंथ के अंदर वो क्या कर ले, उसको कन्वर्ट करवा ले। अब है कि डिबेंचर को बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में आप शो करते हो इसे नॉन करंट लायबिलिटी में, और नॉन करंट लायबिलिटीज का हेड और सब हेडिंग क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। वैसे डिबेंचर शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप ये लॉन्ग टर्म में ही इशू किए जाते हैं। नॉन करंट एसेट इसका हेडिंग है और सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर आपके बॉन्ड्स सिमिलर डिबेंचर की तरह ही होते हैं। इशू कौन करता है? पहले इसे गवर्नमेंट इशू करती थी, लेकिन अब क्या सेमी गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, और एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसे इशू किया जा सकता है। और बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स में कोई भी प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ फिक्स इंटरेस्ट नहीं होती। जैसे डिबेंचर में फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इसमें कोई प्री डिटरमाइंड, कोई फिक्स नहीं है कितने % से आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही आपके डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड, जिसमें आपको रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता, जबकि डिबेंचर पे क्या होता है? रेगुलर इंटरेस्ट रेट मिलता है। नेक्स्ट है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, जैसे अकॉर्डिंग टू इशू ऑफ डिबेंचर, की इशू ऑफ डिबेंचर क्या आप कैसे इशू कर सकते हो? तो 3 टाइप्स के इशू हो सकते हैं डिबेंचर। एक तो फॉर कैश, पब्लिक को इशू कर सकते हैं, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अलावा, जैसे कि आपने प्रमोटर को इशू करे, अंडर राइटर को करे, वेंडर को करे, या ऐसे कलेक्टर सिक्योरिटी जब लोन लेते हो आप उसके लिए आप डिबेंचर इशू कर सकते हो। तो 3 टाइप से इशू हो सकते हैं, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसे कलेक्टर सिक्योरिटी। फॉर कैश आपका एट पार पे भी हो सकता है, एट प्रीमियम पे भी हो सकता है, और एट डिस्काउंट भी हो सकता है। अब सेबी की गाइडलाइंस है कि अगर आपने डिबेंचर इशू करे है, अगर आपको 75% सब्सक्राइब नहीं हुए तो आप इसे इशू नहीं कर सकते। जबकि शेयर्स में क्या था? 90%, इसमें क्या है? 75% आपको सब्सक्राइब होने चाहिए डिबेंचर, नहीं तो आप क्या कर दोगे? उनके पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे आपको। अब है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। कैश में जब इशू करते हो, कैश में जैसे आपने शेयर इशू करे थे, बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री है इसकी। बस आपका क्या करना है, जहां पे शेयर था उसको कन्वर्ट करना है, रिप्लेस करना है डिबेंचर से, और जहां शेयर कैपिटल था परसेंटेज डिबेंचर लगा देना है। तो यही इसमें जस्ट चेंज है, एंट्री बिल्कुल सेम है। जैसे आपका एट पार में इशू करे 5000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर है, इशूड इन 100 रुपीज ईच, एप्लीकेशन पे 40 रुपीज, अलॉटमेंट में है 50 रुपीज। तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जबकि शेयर वाले चैप्टर में आप करते थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या करा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर की जगह आपने क्या लिख दिया? डिबेंचर। आपने कितने डिबेंचर इशू करे? 5000 है आपके, कितने रुपए का? एक है 40 रुपीज का, तो आपके आ जाएंगे 2 लाख रुपीज। फिर नेक्स्ट एंट्री आप जो ट्रांसफर करते हो आप उसमें करते थे शेयर कैपिटल में, यहाँ आप करोगे डिबेंचर अकाउंट पे। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, 2 लाख रुपीज आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी एंट्री अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट
अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी, पहले आप क्या करोगे, ड्यू करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। आपके डिबेंचर थे 5,000 और आपकी अलॉटमेंट थी 50 रुपीज की, तो आपके आ जाएंगे 2,50,000 रुपीज, 2,50,000। फिर नेक्स्ट आपका इसको आप मनी रिसीव्ड हो जाएगी, अगर सारी मनी रिसीव्ड होगी है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000। ये आपने क्या करे, इशू करे हैं कैश पे। नेक्स्ट आप इशू कर सकते हो प्रीमियम पे, नेक्स्ट आप इशू कर सकते हो प्रीमियम पे। दूसरा है आपका प्रीमियम पे अगर आपने इशू करे है तो जैसे प्रीमियम पे आप जैसे कि शेयर इशू करते हैं तो बिल्कुल सेम है, आपने इशू करे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीमियम पे इशू करे आपने डिबेंचर, जैसे आपने 10,000 डिबेंचर इशूड करे हैं, 8% डिबेंचर है, 100 रुपीज है, प्रीमियम 10% पेबल है, 40 रुपीज एप्लीकेशन पे, 70 रुपीज अलॉटमेंट में। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हमेशा प्रीमियम किसके साथ होगा, अलॉटमेंट। वैसे प्रीमियम किसी के साथ भी हो सकता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कॉल के साथ। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, आपके 10,000 डिबेंचर है आपने इशू करने हैं और 40 रुपीज की एप्लीकेशन है, तो 10,000 इंटू 40, सेम एंट्री एप्लीकेशन जैसी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख का। फिर आप क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे डिबेंचर अकाउंट में, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, तो ये आ जाएगा 4 लाख रुपीज। फिर आप क्या करोगे, अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अलॉटमेंट की एंट्री में क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम ध्यान रखना हमेशा बैंक की कभी भी बैंक की एंट्री के साथ नहीं आता। तो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आपके थे 10,000 और आपने अलॉटमेंट मांगी थी 70 रुपीज की, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 7 लाख रुपए। और जबकि इसमें आपके 10 रुपीज तो सिक्योरिटी प्रीमियम के थे और 10 रुपीज आपके और 60 रुपीज थे आपके डिबेंचर के, तो 60 रुपीज आपके यहाँ पे डिबेंचर में आ जाएंगे टू 8% डिबेंचर अकाउंट और 10 रुपीज आपके आ जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो ये आपने करिए अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर आपको रिसीव्ड होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आ जाएंगे आपके 7 लाख रुपए। अब जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्रिएट हो गया, अब इसको आप यूज कहाँ कर सकते हो, सेक्शन 52 के अनुसार आप ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है यहाँ पे ही आप कैन भी यूज कर सकते हो। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा ही मिलता है आपके। पहला आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी एक्सपेंसिस को रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। दूसरा आप एक्सपेंसिस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, जैसे कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड और इशू ऑफ डिबेंचर, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इशूइंग फुली पेड बोनस, पार्टली नहीं फुली पेड बोनस। फिर आप प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन के टाइम का जो प्रीमियम है पेबल डिबेंचर का या प्रेफरेंस शेयर का, रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम, तो उसके लिए यूज कर सकते हो। बाय बैक इट्स ओन शेयर, इसके लिए आप इस प्रीमियम को यूज कर सकते हो। फिर ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका किस बैलेंस शीट में कहां लिखा जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। ये हो गया आपका प्रीमियम पर इशू। नेक्स्ट आप डिबेंचर इशू कर सकते हो डिस्काउंट पे। नेक्स्ट आप डिबेंचर जो इशू कर सकते हो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कैपिटल लॉस, ये आपका क्या है, कैपिटल लॉस है, ठीक है। कैपिटल लॉस आप इसे रिटर्न ऑफ कहाँ कर सकते हो, पहले फर्स्टली आप रिटर्न ऑफ करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, फिर नेक्स्ट जो बच गया उसे करोगे स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे आपका 5 लाख का लॉस हुआ है, 2,50,000 मेरे पास ऑलरेडी है, तो 2,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में से होंगे और नेक्स्ट 2,50,000 स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में से होंगे। जैसे अब इसका एग्जाम्पल है आपके 2,500 डिबेंचर है, इशू करें 8% डिबेंचर, 100 रुपीज है, एट ए डिस्काउंट है 10% पेबल एस्क्रो, 10% डिस्काउंट है, मतलब कि 100 का शेयर था 10% डिस्काउंट हो गया तो 90 रुपीज का इशू है। 25 रुपीज एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, और बाकी बैलेंस आएगा फर्स्ट कॉल पे। बैलेंस कैसे निकालोगे, 25 50 हो गया, टोटल शेयर था 90 का, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा 40 रुपीज का आएगा। मान लो कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगाई नहीं, तो आपकी एंट्री होगी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। तो एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आपके जो शेयर थे 2500 थे, एप्लीकेशन के टाइम आपने मंगाए हैं 2500, लेकिन देखो अब यहाँ मिस्टेक होगी, आपके डिबेंचर तो थे 2500 लेकिन आपको एप्लीकेशन मिली है ओनली 2000 की, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करोगे, इससे नहीं करोगे 2500 से, आप मल्टीप्लाई करोगे 2000 से। आपको एप्लीकेशन अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो आप यहाँ पे करोगे मल्टी 2000 इंटू कितने का शेयर है, 25 रुपीज एप्लीकेशन किया, तो आप क्या करोगे 25 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 50,000। फिर आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 50,000, फिर आप ट्रांसफर कर दोगे डिबेंचर अकाउंट में, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये हो जाएंगे आपके 50,000। फिर नेक्स्ट आपने अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अलॉटमेंट ड्यू कैसे करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट। अब लॉस हुआ तो लॉस डेबिट होगा, या तो डिस्काउंट के नाम से या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, टू 8% डिबेंचर। अब जो आपकी अलॉटमेंट की वैल्यू थी, अलॉटमेंट की जो वैल्यू थी आपकी थी 25 रुपीज, 25, तो आपके अलॉटमेंट में आ जाएंगे 2000 इंटू 25, 50,000। डिस्काउंट कितने का था, 10 रुपीज का, 2000 इंटू 10, 20,000। और डिबेंचर कितने थे, मतलब आपने 25 अलॉटमेंट के दिए थे, इसमें 10 रुपीज डिस्काउंट का, तो आपके डिबेंचर में कितने आएंगे 35 रुपीज, 70,000। फिर आप क्या कर दोगे, इसे ट्रांसफर कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 50,000 आपके ये ट्रांसफर हो जाएंगे डिबेंचर अलॉटमेंट, मतलब आपको ये पैसे रिसीव हो जाएंगे, तो अब रिसीव की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकंड टॉपिक,
आपका फर्स्ट टॉपिक था आपने पब्लिक को इशू करे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा जो इशू करें। कैश के अलावा आप किस किस को इशू कर सकते हो? प्रमोटर को। फर्स्टली आप प्रमोटर को इशू कर सकते हैं इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रमोटर। प्रमोटर को उसकी सर्विस रिवार्ड के बदले आप क्या करो? डिबेंचर इशू करें। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट ओवर प्रीमियम एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। फिर इसको इशू करोगे जब डिबेंचर, तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू जितने % वाले डिबेंचर इशू करे, तो 10% डिबेंचर है तो 10% डिबेंचर अकाउंट। ये आपने क्या कर दिया? उन्हें डिबेंचर अलॉट कर दिया प्रमोटर को। नेक्स्ट आप डिबेंचर इशू कर सकते हो अंडर राइटर को। अंडर राइटर को हम किस लिए दे रहे हैं? उनकी कमीशन के बदले हम क्या कर रहे हैं? डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट, अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू। फिर उसको आप जब डिबेंचर इशू करोगे तो एंट्री हो जाएगी अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू जितने % वाले डिबेंचर इशू करें, मान लो 10% डिबेंचर अकाउंट, तो ये आपने क्या कर दिया? डिबेंचर अलॉटेड कर दिया किसको? अंडर राइटर को। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड टाइप के इशू हो सकते हैं वेंडर को। अब वेंडर को या तो आपने पूरा बिजनेस उसका कैरी डाउन करा या आपने कुछ एसेट उसकी परचेज कर लिया, तो आप उसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी जो भी अपने एसेट परचेज करिए, जैसे बिल्डिंग परचेज करिए तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किया, अपने एसेट पूरी परचेज कर ली तो सैलरी एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो एग्रीड हुई है वैल्यू पे। आप एक तो होती है बुक वैल्यू, एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है एग्रीड वैल्यू। बुक वैल्यू जो कि आपके अकाउंट में लिखी हुई है बैलेंस शीट में, वो उस पे नहीं लोगे जिस पे आप एग्री हुए हैं। मान लो 10 लाख की एसेट है, 10 लाख की एसेट है, आप 8 लाख के लिए एग्री हो, तो आप यहाँ पे जो वैल्यू लोगे 8 लाख रुपीज लोगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू 8 लाख। फिर आप क्या लोगे? टू, अगर आपने उसकी लायबिलिटी भी लिया तो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। अगर लायबिलिटी का नेम दे रखा है जैसे टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर ये भी आएगी आपकी एग्रीड वैल्यू पे। फिर नेक्स्ट आपने टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट में जो आपने पैसे देने हैं तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। फिर आप क्या करोगे? डेबिट और क्रेडिट का टोटल करोगे, क्योंकि अकाउंट्स का रूल है डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में क्रेडिट का टोटल ज्यादा डेबिट का कम है, तो किसमें निकलेगा? गुडविल में, बैलेंसिंग फिगर। तो ये गुडविल में निकला बैलेंसिंग फिगर में। ये आपने क्या करा है? परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन, मतलब जितना आपने पेमेंट करी है, ठीक है, और उससे मतलब पेमेंट तो ज्यादा कर दी लेकिन आपको पेमेंट कम करनी थी, तो आपका जो अमाउंट होगा गुडविल में डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी में जो टॉपिक है, अगर आपकी वैल्यू नेक्स्ट है आपका परचेज कंसेशन इज लेस देन नेट एसेट। अगर आपकी एसेट की वैल्यू तो ज्यादा है लेकिन आपने उनको पैसे कम दिया वेंडर को, परचेज कंसेशन का अमाउंट कम है, तो आपका अमाउंट निकलेगा कैपिटल रिजर्व में। मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, लेस देन, तो आप क्या करोगे? किस में निकलेगा अमाउंट? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या होगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर, जिससे आपने क्या करा है? जिससे आपने परचेज करी, जिसको पैसे देने हैं। डिफरेंट, अब डेबिट का ज्यादा है, देने ज्यादा थे लेकिन आपका टोटल क्रेडिट का कम है, तो किस में निकलेगा? टू कैपिटल रिजर्व में, बैलेंसिंग फिगर्स। फिर आप जो वेंडर को इशू करते हो, फर्स्ट एंट्री तो वही होगी। फिर जो आपने वेंडर को इशू करोगे ना, वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो एट पार पे इशू करोगे, या एट प्रीमियम पे करोगे, या एट डिस्काउंट पे करोगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? यहाँ पे अगर वेंडर का नाम दे रखा है तो नेम मेंशन होगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू जितने % वाले डिबेंचर दिए, अगर आपने इशू करे हैं एट पार पे, तो आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ डिबेंचर? परचेज कंसिडरेशन, मतलब जितना अमाउंट आपने देना है उसे, इनटू उसकी फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे। अगर एट पार पे है तो मान लो जैसे 9,90,000 है, तो आप फेस वैल्यू उसकी 100 रुपीज, तो आपके डिबेंचर आ जाएंगे 9,900। मतलब आपके जो डिबेंचर आपने इशू करे हैं 9,900 और एक है आपका 10 रुपीज का, तो अमाउंट आ जाएगा 9,90,000। अगर यही डिबेंचर आपने प्रीमियम पे इशू करे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर तो बनेगी एंट्री, लेकिन टू सिक्योरिटी प्रीमियम आपने प्रीमियम पे इशू कर दिए। अब देने तो आपने यहाँ पे 990 ही देने थे आपके वेंडर को, लेकिन आपने क्या कर दिया? प्रीमियम पे। तो इसमें आप नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे? वही परचेज कंसिडरेशन ऊपर आएगा 9,90,000 देने हैं, फेस वैल्यू उसकी 100 रुपीज है, प्लस 10 रुपीज का प्रीमियम दिया, तो आप डिवाइड कितने से करोगे? 110 से, तो आपके ये निकल जाएंगे 9,000 डिबेंचर। अब इसको शो कैसे करोगे? वही वेंडर को तो आपने 990 देने थे, आपके डिबेंचर आए अब इसमें 9,000 और 100 का, यहाँ पे हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होगी फेस वैल्यू से, तो डिबेंचर में वही फेस वैल्यू आती है हमेशा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 लाख रुपीज, और आपने 10 रुपीज का क्या कर दिया? प्रीमियम दे दिया, तो ये आ जाएगा 90,000। तो आपके 9,90,000 हो गए। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो? डिस्काउंट पे भी डिबेंचर इशू कर सकते हो। अगर डिस्काउंट पे इशू करोगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट डेबिट होता है, या इसे लॉस ऑन इशू डिबेंचर लिख सकते हो या डिस्काउंट इशू डिबेंचर लिख सकते हो। टू जितने % वाले डिबेंचर है, अब आपने इशू करे, वही आपने देने थे, वही 990 देने थे, लेकिन अब इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे? परचेज कंसिडरेशन 990, फेस वैल्यू 100, माइनस कर दोगे डिस्काउंट 10%, तो आपका 990, 100 माइनस 10, 90 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएंगे आपके 11,000 डिबेंचर। तो आप इसको शो कैसे करोगे? वेंडर अकाउंट तो 990 देने हैं, अब आपने कितने डिबेंचर इशू करे हैं? 11,000, एक डिबेंचर है 100 रुपीज का, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 11 लाख, ठीक है, और डिस्काउंट कितने का आ जाएगा? 10 रुपीज का, 1,10,000 का।
तो आपकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट और इशू डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट। फिर आपने इस जब भी ये लॉस आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, इसको ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से रिटर्न होएगा, फिर आपका स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और ट्रांसफर स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। वेंडर को इशू करते हो, उसी का एक PYQ है कि प्रीति लिमिटेड परचेज इन एसेट करिए आपने 5,40,000 की, और लायबिलिटी टू कवर करिए 1,20,000 की, और आपने क्या करा पायल लिमिटेड से देने किसके पैसे, पायल लिमिटेड से खरीदी आपने। परचेज कंसलेशन आपने 528,000 आपको देने 5,28,000। अब वो ये कह रहा है हाफ द प्रीति लिमिटेड पेड द हाफ द अमाउंट बाय चेक, हाफ तो पेमेंट क्या कर दी, चेक के द्वारा कर दी, और बैलेंस क्या कर दिया, सेटलमेंट। और जो बैलेंस देना है आपने 10% डिबेंचर और 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, और एट ए प्रीमियम पे देना है आपको, प्रीमियम पे 10%। मतलब आपने 5,40,000 की एसेट परचेज करी है, 120 की उसमें लायबिलिटी है, और आपने परचेज कंडीशन में 528 देने हैं। 528 में से हाफ पेमेंट आपने कर दी चेक के द्वारा, हाफ पेमेंट कर दी, तो 528 का हाफ 264, हाफ तो 264 के डिबेंचर इशू करें। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे, 264 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 10, मतलब और प्लस 10, प्रीमियम पे करें तो प्लस होएगा, डिस्काउंट पे करें तो माइनस होएगा, तो आप 110 से इसे डिवाइड कर दोगे। तो आप इसे कैसे शो करोगे, जैसे आपने क्या करा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 540 की तो आपकी एसेट थी, टू लायबिलिटी अकाउंट 120 की आपकी लायबिलिटी थी, पायल लिमिटेड को देने थे 528। अब देखो टोटल करो 120 एंड 528, तो आपने टोटल करा 648 आ रहा है, जबकि यहाँ पे है आपका 540। तो आपका जो ये बैलेंस निकला है 1,08,000 ये आप कहाँ लिखोगे, गुडविल में। ये आपका बैलेंसिंग किससे निकला, बैलेंसिंग फिगर से निकला है, ये मेंशन नहीं होता, आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके आपको निकलता है। अब वही डेबिट का ज्यादा था, क्रेडिट का कम होता, तो आपका कैपिटल रिजर्व में निकल जाता। फिर आपने क्या करा, हाफ पेमेंट कैश में कर दी थी, या तो आप इसकी अलग एंट्री कर लो या कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। अगर हाफ पेमेंट कर दिया तो पायल लिमिटेड को हाफ दे दिए, पायल लिमिटेड टू बैंक अकाउंट आपने देने थे 520, उसकी हाफ दे दिया तो 264 पे कर दिया। अब उसके डिबेंचर इशू करें, बाकी के 264 के डिबेंचर इशू करें, 264 नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे, 264 डिवाइड किससे करोगे, 100 फेस वैल्यू थी, प्लस प्रीमियम पे करें तो ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट होता तो माइनस हो जाएंगे, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएंगे 2,400 डिबेंचर जितने। अब इसकी एंट्री क्या करोगे, पायल लिमिटेड 2,664, ये हो गया ना 528, 264 यहाँ दे दिया, 264 यहाँ दे दिए, और 10% डिबेंचर कितने आए, 2,400 के। एक डिबेंचर की कॉस्ट थी 100 रुपीज, तो ये आ जाएंगे 2,40,000, और आपने प्रीमियम कितना दिया, 2,400 इंटू प्रीमियम था आपका 10 रुपीज, तो ये आ जाएगा 24,000। ये आपका क्या था, वेंडर को इशू करे थे, कैसे आपने और किस पे इशू करे आपने, प्रीमियम पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स की वेटेज रखता है, रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी, इशू। देखो रिडम्पशन की एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिडम्पशन जो भी करते हो उसका इफेक्ट आपकी इशू की एंट्री पे भी पड़ता है। तो उसके कुछ केसेस हैं, आपके जो इशू करते हो वो 3 टाइप से करते हो, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट। लेकिन रिडम्पशन के टाइम केवल एट पार और एट प्रीमियम आता है, डिस्काउंट नहीं आता। तो उसकी एंट्री क्या होगी, अगर आपने डिबेंचर इशू करे हैं, व्हेन द डिबेंचर आज इशूड एट पार, जो आपकी एंट्री बनती थी वही की वही, मान लो आपके सारे 100 रुपीज के 100 रुपीज एक साथ पैसे आ रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सेम एंट्री है जो पहले करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये आपको मनी रिसीव्ड होगी एप्लीकेशन की एंड अलॉटमेंट की, मतलब सारा अमाउंट इकट्ठा में। फिर नेक्स्ट आप ट्रांसफर करोगे डिबेंचर अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये आपके किस पे है, व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट पार पे। अगर इसी प्रकार आप डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हो, व्हेन द डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट, अगर आपने इशू करें डिस्काउंट पे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे अगर आपने 100 वाला 90 में इशू करा, तो यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि अगर एट पार पे करोगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा। जितने भी डिबेंचर है, मान लो यहाँ पे 1000 डिबेंचर है तो 1000 इंटू 100, और यहाँ पे आपके अगर 1000 डिबेंचर है तो 1000 इंटू 90, अगर डिस्काउंट पे करा, डिस्काउंट 10 रुपीज है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर आपकी ट्रांसफर की एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पे तो यही अमाउंट आ जाएगा आपका। फिर आपका टू डिबेंचर, जो ये टू डिबेंचर है ये आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कभी भी ना डिस्काउंट ना प्रीमियम कभी भी नहीं आता, इसमें हमेशा 100 से फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है हमेशा। फिर आपका जो डिस्काउंट था 10 रुपीज का वो इसमें आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसे डिस्काउंट भी लिख सकते हो और लॉसेस भी लिख सकते हो। जब डिस्काउंट होएगा, ठीक है, उसको पहले ट्रांसफर करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिटर्न ऑफ करने के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम में से रिटर्न करोगे, अगर फिर भी बच जाता है तो किसमें से करोगे, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। फिर नेक्स्ट होता है आपका जो इशू होता है व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आपने प्रीमियम पे इशू करा है तो 110 रुपीज का प्रीमियम है, तो 100 का शेयर है तो 110 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब अगर डिबेंचर आपके 500 तो 500 इंटू 110, ठीक है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री
एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, यही अमाउंट इधर आ जाएगा। टू डिबेंचर, डिबेंचर में हमेशा क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जितने का आपने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया, तो ये होगी आपकी प्रीमियम की। अब रिडम्पशन, अब इसके साथ में आपने पहले इशू की एंट्री करनी है, हमेशा रिडम्पशन नहीं रीड करना। अब रिडम्पशन की एक लाइन लिखी होगी, रिडम्पशन एट पार। अगर पार पे होगा तो ये जो इशू की एंट्री है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज एंट्री, कोई भी एंट्री चेंज नहीं होगी, सेम ऐसे ही करोगे। अगर व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल क्या है एट पार पे, तो जो इशू की एंट्री है उस एंट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन कब होना चाहिए रिडीमेबल एट पार पे। ऐसे ही अगर आपने डिस्काउंट पे करा है, अगर डिस्काउंट पे इशू करा है और रिडीमेबल एट पार पे है तो भी इस एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, सेम एंट्री रहेगी। नेक्स्ट अगर आपने प्रीमियम पे करा है तो प्रीमियम की एंट्री बना लो, फिर रिडीमेबल पढ़ो। अगर पे है रिडीमेबल क्या है एट पार पे है तो भी कोई भी इस एंट्री में फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी इसकी एंट्री में कोई भी फर्क नहीं। नेक्स्ट हो सकता है आपका, अगर आपने रिडीमेबल एट प्रीमियम पे करा है, अगर देखो एट डिस्काउंट पे करा तो एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा इशू की एंट्री में, लेकिन अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम पे करा तो आपकी एक एंट्री हो जाती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस एंट्री को, अब इस एंट्री का क्या यूज है अभी देखना। तो आपकी जब अगर इशू एट पार पे है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। आपको 100 रुपीज मिल गए इशू के टाइम पे, 500 के शेयर थे, 500 शेयर थे, 100 रुपीज मिल गए। लेकिन नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहले इशू की बनाओ, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर, ये बन गई इशू की एंट्री। अब आकर अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम पे है तो आपने एक एंट्री बनाई थी, लॉस ऑन इशू डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर। आप क्या करोगे, इशू की एंट्री में ये एंट्री ऐड कर दोगे, लॉस ऑन इशू डिबेंचर तो डेबिट कर दोगे, और जो टू प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर है वो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री में डेबिट कर दोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। जितने का लॉस है, मान लो 10 रुपीज का लॉस है तो 10 रुपीज, जितने आपने डिबेंचर है 500 डिबेंचर है तो 500 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लॉस लिख दोगे। और ऐसे ही आप क्रेडिट में लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे आ जाए। मतलब इस जो अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है वही जितना प्रीमियम है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों में जोड़ दे, तो डेबिट में जोड़ दे तो लॉस ऑन इशू डिबेंचर के नाम से, और क्रेडिट में जोड़ दे तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर इसके बाद इसकी रिटर्न ऑफ की एंट्री बनेगी, रिटर्न ऑफ या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से रिटर्न ऑफ होगा, फिर स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा। फिर नेक्स्ट है आपका, जैसे कि नेक्स्ट केस बन सकता है इशूड एट डिस्काउंट। अगर आपके शेयर इशू तो है डिस्काउंट पे लेकिन रिडम्पशन एट प्रीमियम पे, तो सेम पहले डिस्काउंट की एंट्री बनाओ इशू की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट पे इशू थे, मान लो पहले 90 के इशू थे, 90 रुपीज, 500 के हिसाब से 90 रुपीज डिस्काउंट का। फिर आपने इशू की एंट्री बना ली, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर, ये थी आपकी इशू की एंट्री। अब रिडम्पशन के टाइम भी, रिडम्पशन के टाइम भी आपका प्रीमियम है तो वो प्रीमियम की एंट्री वही डेबिट और क्रेडिट में दोनों सेम अमाउंट से जोड़ दोगे। डेबिट में जोड़ोगे लॉस ऑन इशू डिबेंचर के नाम से, और क्रेडिट में जोड़ोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। अब आप ये भी डिस्काउंट है ये भी लॉस है, तो आप इनका एक ही हेड भी बना सकते हो। एक हेड क्या बनाओगे, लॉस ऑन इशू डिबेंचर का, दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों ही लॉसेज है आपके तो दोनों को ही ऐड करके भी एक हेड बना सकते हो। नेक्स्ट इसकी रिटर्न ऑफ की एंट्री करोगे। नेक्स्ट अगर आपका इशूड प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे है तो पहले प्रीमियम की एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मान लो 110 का है तो 110 से कर लोगे मल्टीप्लाई। फिर आपने इशू की एंट्री नेक्स्ट बनाई, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फिर वही अगर आपका प्रीमियम रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो वो डेबिट में भी जुड़ना है और क्रेडिट में भी जुड़ना है। डेबिट में जुड़ेगा डेबिट में जुड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, ये हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट में जुड़ेगा तुम्हारा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। हमेशा पहले इशू की एंट्री बनाना, फिर अगर प्रीमियम पे, अगर एट पार पे है तो एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। प्रीमियम पे है तो आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। अब ये क्या हो सकता है, प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है, कहाँ पे शो किया जाता है, बैलेंस शीट पे क्रेडिट साइड पे। और आपकी कौन सी लायबिलिटी है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, और इसे कहाँ पे लिखा जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी इसका हेडिंग है, और सब हेडिंग क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट इसी का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन यही PYQ है एक प्रैक्टिकल, जैसे आपका ऑन 1 अप्रैल 2018 को आरजे लिमिटेड ने इशू करे 10 लाख डिबेंचर, आरजे लिमिटेड ने 10 लाख डिबेंचर इशू करे हैं, 9% डिबेंचर है एंड 100 रुपीज ईच पे है, डिस्काउंट है 10%। इशू जब करे थे वो डिस्काउंट पे करे थे, दिस डिबेंचर वेयर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, और जब रिडम्पशन है वो भी क्या है, प्रीमियम पे। अगर रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम ना हो, एट पार पे हो तो एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिडम्पशन के टाइम है क्या, प्रीमियम। आफ्टर 4 ईयर बात करना है आपको, इस क्वेश्चन में क्या करना है, पास द जर्नल एंट्री करनी है और प्रिपेयर द डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, फिर आपको प्रिपेयर करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब आप एंट्री करोगे फर्स्टली आपकी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो फर्स्टली आपका ये देखो ये रुपीज में दे रखा है तो फर्स्ट आपको उसको कन्वर्ट कर लो मतलब कितने डिबेंचर, 100 रुपीज का एक है, तो आपके ये जो डिबेंचर है ना ये आएंगे आपके 10,000 डिबेंचर।
10,000 डिबेंचर है, रुपीज में है, पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये रुपीज में है तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो। 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज का है, इसमें 10% डिस्काउंट देती हो तो 10,000 इंटू कितने आ जाएंगे आपके 90। तो आपके एंट्री में जो अमाउंट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो आपका ये आ जाएगा 10,000 इंटू 90, ये आपके आ जाएंगे 10,000 इंटू 90, ये आ जाएंगे आपके 9 लाख, 9 लाख हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री करोगे, अब आपको ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी। फिर नेक्स्ट एंट्री करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहले इशू किया डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, इशू के टाइम डिस्काउंट था तो आप लिख सकते हो लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, लॉस ऑन टू डिबेंचर अकाउंट। अब देखो, अब ये यहाँ पे हमेशा यही वाला अमाउंट आता है 9 लाख, यहाँ पे आ गया आपका 9 लाख। डिबेंचर थे आपके 10,000 के, इंटू कितने का डिबेंचर था 100 का, तो यहाँ पे आ गया आपके 10 लाख रुपीज। इसमें आपने 10% 10 रुपीज का आपका डिस्काउंट था, 10,000 इंटू 10, यहाँ पे आ गया आपके 1 लाख रुपीज। पहले आप इशू की कर लो, 1 लाख हो गए। अब आपका रिडम्पशन के टाइम क्या था, इसमें 5% प्रीमियम था रिडम्पशन के टाइम। अगर 5% आप रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम निकालोगे तो 10,000 पे 5 रुपीज, तो कितने हो जाएंगे 50 रुपीज, क्योंकि 100 का तो 100 का 5% 5 रुपीज होगा, 50,000। अब वही एंट्री डेबिट एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन इशू डिबेंचर टू प्रीमियम, आपने डेबिट में जोड़ना है लॉस ऑन इशू डिबेंचर और क्रेडिट में जोड़ना है टू प्रीमियम और रिडम्पशन के ना 50,000। अब ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख इशू के टाइम का डिस्काउंट था और 50,000 आप क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे 1,50,000 रुपीज। मतलब आपका जो लॉस हो गया वो आपका हो गया 15 रुपीज का। 10 रुपीज का तो आपका इशू के टाइम था और 5 रुपीज का आपका किसका था, प्रीमियम के टाइम का। मतलब आप इसे 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 1,50,000 आएगा। फिर आप इस लॉस को कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपका जो लॉस आया है वो आया 1,50,000 का, आपने ट्रांसफर करा स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये हो गया आपका 1,50,000 का। अब इसमें नेक्स्ट बोल रहा था डिबेंचर अकाउंट बनाओ और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाओ। तो डिबेंचर अकाउंट का आप लेजर बनाओगे, कैसे बनाओगे, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड का, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड का। अब आपको क्या करना है, एंट्री में आपको डिबेंचर अकाउंट बनाना है तो डिबेंचर जहां जहां डिबेंचर आया उस एंट्री को देखना है। देखो पहली एंट्री में कहीं पे भी डिबेंचर नहीं आया, सेकंड एंट्री में देखो ये आया 2.9% डिबेंचर, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम वहां मेंशन नहीं होगा, उसके अपोजिट वाले अपोजिट में क्या आया, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अब देखो जो डिबेंचर है ना, डिबेंचर में 10 लाख है, 50,000 तो प्रीमियम रिडम्पशन के थे, अमाउंट डिबेंचर का आएगा, डिबेंचर में 9 लाख तो इसके आएंगे और 1 लाख इसके आएंगे। तो आप कैसे लिखोगे, 2 में है ना डिबेंचर, तो बाय, ये बाय में आएगा, डेबिट है तो किस साइड आएगा, अब ये बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने आएंगे यहाँ पे 9 लाख रुपीज, तो आपने यहाँ पे 9 लाख लिख दिए। फिर आपकी एंट्री होगी बाय लॉस ऑन इशू डिबेंचर, लेकिन यहाँ पे देखो आपने 150 डाला था, 150 में से 50 तो प्रीमियम रिडम्पशन का था, तो ये नहीं आएगा, ये लॉस आएगा केवल कितने का, 1 लाख का, तो ये 1 लाख डालोगे तो ये आपका आ जाएगा 10 लाख। तो आप इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस करके यहाँ पे इस साइड का बैलेंस निकल गया, टू बैलेंस बीडी, तो ये आपका आ जाएगा 10 लाख का बैलेंस। नेक्स्ट आपको इसमें बनाना है लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट। लॉस ऑफ इशू डिबेंचर आपका कैसे बनेगा, वही आप पहले परफॉर्मा बनाओगे, परफॉर्मे में आपने फिर एंट्री में देखना है, एंट्री में देखना है कि लॉस ऑन इशू डिबेंचर किस एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में तो नहीं है, सेकंड एंट्री में। अब सेकंड एंट्री में देखो लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट, डेबिट में दे रखा है तो ये तो आएगा नहीं जिसका अकाउंट बना रहे हैं, तो उसके अपोजिट में आपको दे रखा है 2.9% डिबेंचर और 2 प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो आपकी ये मेंशन कर रखे हैं। अब देखो लॉस ऑन इशू डिबेंचर में कितना था, 150 था, जिसमें से 1 लाख तो इशू के टाइम का था, वो तो डिबेंचर से निकालोगे, डिबेंचर में इंक्लूड है, और 50,000 प्रीमियम रिडम्पशन। तो आप इसको कैसे शो करोगे, 2 साइड है तो 2 साइड इस साइड आ जाएगा, कैसे लिखोगे, 2.9% डिबेंचर, यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 1 लाख, ये तो आपका क्या आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ गया यहाँ पे, और 50,000 आपका किसका आ जाएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन। 10 लाख नहीं लिखना क्योंकि आपके लॉस ऑन इशू डिबेंचर में 1 लाख तो इसके थे डिस्काउंट के इशू के टाइम, और 50,000 तो आपको ऐसे ही लिखना है, 1 लाख तो हो गया यहाँ पे और 50,000। फिर आपने अगली नेक्स्ट एंट्री में करा, इसे ट्रांसफर कर दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट टू लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट। फिर आपका लॉस ऑन डिबेंचर क्रेडिट में है तो डेबिट वाला आएगा, डेबिट आए तो इधर आ जाएगा, बाय स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड 150, इनके लास्ट में इनका बैलेंसिंग मैच हो जाएगा, इक्वल आएगा, बैलेंस नहीं मिलेगा। तो आपका ये था इशू ऑफ डिबेंचर का वन शॉट। नेक्स्ट में इसका जो पार्ट आएगा एमसीक्यू आएंगे, इसके पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर के, और केस स्टडी एंड मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन। कंसेप्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की आप एंट्री कैसे करोगे। फर्स्टली तो आप व्हेन द इंटरेस्ट इज ड्यू, पहले आप क्या करोगे, फर्स्टली आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे, उसकी एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, आपने ड्यू करा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड टू डिबेंचर होल्डर, और फिर आप क्या करोगे, डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट ड्यू करा है आप उसकी क्या करोगे, पेमेंट करोगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट, जो आपने क्रेडिट करता डिबेंचर होल्डर डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। थर्ड आप इसकी एंट्री क्या करोगे, ऑन द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर होल्डर
इंटरेस्ट जो डिबेंचर का इंटरेस्ट था उसे आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑफ द ईयर। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट ट्रांसफर इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें कुछ आपको ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा फिक्स रेट पे, फिक्स रेट होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, और किस पे निकलता है, ऑन द नॉमिनल ऑफ फेस वैल्यू, जो उसकी फेस वैल्यू है उसी पे निकलता है। अगर डिस्काउंट पे भी इशू है तब भी आप क्या किस पे निकालोगे, फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ऑफ द डिबेंचर। तो अब आपके इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका, ओन लिमिटेड इशूड 12,000 डिबेंचर आपने इशू करे हैं, 14% डिबेंचर है, 100 रुपीज ईच है, एट ए डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट पे दिया 5% पे, एट ए 1 अप्रैल 2021 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल इन हाफ ईयरली, हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना है आपको। तो आपका इंटरेस्ट जो ड्यू होगा वो टू टाइम्स होगा, 2 टाइम्स ही पेड होगा, एक तो 31 सितंबर को और एक होगा 31 मार्च को। नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है, हाफ ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। आपको पूरे साल की एंट्री नहीं करनी, आपको करनी है केवल हाफ ईयरली की, मतलब 30 सितंबर के बाद की। एक तो 30 सितंबर को होगी एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू होगा तो उसकी जो 30 सितंबर की एंट्री होगी 31 मार्च को होगी, तो आपको 31 मार्च की एंट्री करनी है केवल। आपको फर्स्ट एंट्री क्या होगी, आपकी फर्स्ट एंट्री होगी 31 मार्च की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये आपने क्या करा है, इंटरेस्ट ड्यू करा है। कितने पे इंटरेस्ट ड्यू करा है, आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 12,000 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ये आपका हो जाएगा 12 लाख, और इस पे आपने 5% डिस्काउंट देना। डिस्काउंट का आपको कुछ नहीं करना, आपको इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालना। फेस वैल्यू आपकी 12,000 इंटू 100 कर दोगे, उस पर डिबेंचर निकालोगे, कितनी वैल्यू, कितना 14%, जो आपका आ जाएगा 1,68,000। लेकिन आपने क्या देना था, हाफ ईयरली देना था। जो आपकी ये रेट है 14%, ये पर एनम है, तो आपको हाफ ईयरली देना था। फुल ईयर का आपका क्या 160, और हाफ ईयरली का आपका कितना आ जाएगा 84,000। तो आप यहाँ पे 84,000 आप लिख दोगे। नेक्स्ट आपको यही आप क्या करोगे, पे करोगे तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट पेमेंट टू इंटरेस्ट, 85,000 का आप क्या कर दोगे, पे कर दोगे। नेक्स्ट लास्ट ईयर साल के एंड में जो आपकी एंट्री होगी, आप ये जो डिबेंचर होल्डर पे इंटरेस्ट दिया था वो ट्रांसफर करोगे किसमें, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर यही एंट्री आपकी 30 सितंबर की भी लिखनी होती तो आपको क्या करते, 2 एंट्री और बढ़ जाती। 30 सितंबर की यही दोबारा से 30 सितंबर को पहले ये एंट्री होती, 31 सितंबर की इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट 84,000, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट 84,000। अब आपको क्वेश्चन में आपको केवल 31 मार्च की एंट्री पूछी थी हाफ ईयरली की, तो हमने केवल आपको 31 मार्च एंट्री करी है। अब इसको आपको करना है लास्ट में सेटलमेंट। लास्ट में सेटलमेंट 2 चीजों की होगी, किस किस चीज की, एक तो होगी स्टेटमेंट, एक तो इस डिस्काउंट की, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा लास्ट में 31 मार्च को सेट होता है, तो डिस्काउंट की। दूसरा आपका इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट हाफ ईयरली सेटलमेंट नहीं होगा, फुल ईयर का सेटलमेंट होगा, तो यहां पे मिस्टेक मत करना। स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट था आपका 12,000 पे 5% से, तो 5% से तो आपका ये था 60,000। 12,000 डिबेंचर थे, 100 रुपीज का एक था, और 5% से आपका डिस्काउंट था, तो 60,000। और जो ये इंटरेस्ट बनेगा आपका 84 तो हाफ ईयरली का है, 84 हाफ ईयर का, ये 30 सितंबर का, और ये 31 मार्च का। तो ये आपका जो इंटरेस्ट हो जाएगा 1,68,000, 168 और 60,000, ये आपका बन जाएगा 2,28,000। तो ये हो जाएगी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ मिस्टेक मत करना, क्योंकि मिस्टेक यहाँ पे होगी, आप डिस्काउंट को सेटलमेंट नहीं करोगे, एंड में तो डिस्काउंट भी सेटलमेंट होगा और इंटरेस्ट भी होगा, इंटरेस्ट लेकिन हाफ ईयरली का नहीं होगा, फुल ईयर का होगा। तो आपका जो आज का कंसेप्ट था, वो आपका कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट था पहले इंटरेस्ट को ड्यू करना है, क्रिएट द लायबिलिटी, पहले लायबिलिटी क्रिएट करनी है, फिर इंटरेस्ट पेड करना है, रिमूव द लायबिलिटी, फिर एंड ईयर के एंड में आपने का चार्ज करना है, चार्ज टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करना है। कंसेप्ट है आपका इशू ऑफ डिबेंचर एज कलेक्टर सिक्योरिटी। आपने क्या करें, इशू ऑफ डिबेंचर करें हैं, आपको क्या करना है, कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में आपने ये होती है सेकेंडरी सिक्योरिटी, जो आप डिबेंचर के बदले में आप क्या कर डिबेंचर इशू करते हो। जैसे इस पर आप क्या करते हो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, फर्स्टली आपका कुछ भी ये होता है, ये सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है, और ये क्या होता है आपका, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। इसके आपके 2 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड क्या है, आपने जब क्या करना है, जो आपने ये इशू ऑफ डिबेंचर करें हैं कलेक्टर सिक्योरिटी में, जैसे आपको लोन चाहिए था और लोन के बदले में आपने क्या करें, डिबेंचर इशू करें सेकेंडरी सिक्योरिटी के बदले, तो आपने क्या करना है, इसको कैसे करोगे। फर्स्ट मेथड क्या होगा, फर्स्ट मेथड में क्या कि आपने कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा इशू डिबेंचर एज कलेक्टर सिक्योरिटी का, तो आपकी पहले क्या करोगे, लोन मिला आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, लेकिन आपने ये जो डिबेंचर इशू करे ना इसके बदले में और कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में रखे आपने, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बिंग टू के लोन। सेकंड मेथड क्या कहता है, जिसमें आपने ना रिकॉर्ड रखना है कलेक्टर सिक्योरिटी का, तो उसकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री तो आपको लोन मिला आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, तो बैंक टू के लोन, फिर आपको इसका रिकॉर्ड रखोगे, रिकॉर्ड की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जितने % के डिबेंचर है वो आ जाएंगे टू 9%
डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर इशूड इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। और दूसरा ये सेकेंडरी सिक्योरिटी है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। बैलेंस शीट में आपको अगर फर्स्ट मेथड दे रखा तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना। तो बैलेंस शीट बनाओगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और ये जो आपके डिबेंचर आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आते हैं, और बैंक लोन भी क्या आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आते हैं, ठीक है। और फिर आपका इसके नीचे आपका क्या बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट बनाओगे। नोट्स टू अकाउंट में क्या करोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का आपने अकाउंट बनाया, जितने परसेंट आपके डिबेंचर थे, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, जितनी आपने क्या करिए कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में अपने डिबेंचर गिरवी रखे हैं, वो आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका बैंक लोन। अब इसको क्वेश्चन के द्वारा शो करते हैं, कैसे आप शो करोगे। एक कंपनी हैड द 10 लाख के आपके डिबेंचर ऑलरेडी थे, मतलब प्रीवियस ईयर 9% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, 9% के डिबेंचर थे 1 अप्रैल 2024 में। अब उन्होंने क्या करा, ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख तो आपके प्रीवियस ईयर के थे, ड्यूरिंग द ईयर टुक ए लोन लिया आपने 2 लाख का, लोन मिला आपको 2 लाख का फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड द बैंक, और बैंक को उन्होंने सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में आपको डिबेंचर दिया कितने के, 2,50,000 के ऐसे कलेक्टर सिक्योरिटी। तो आप इसका ट्रीटमेंट करोगे, आपको लोन मिला है आपको 2 लाख का, और सिक्योरिटी आपकी 2,50,000 की, और 10 लाख आपके लास्ट ईयर थे प्रीवियस ईयर के। तो आपकी फर्स्टली तो आप एंट्री में कैसे ट्रीट करोगे, आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, आपको जो लोन मिला है वो मिला आपको 2 लाख का, लोन आपको रिसीव हुआ 2 लाख का। और तो ये फर्स्ट मेथड हो गया जिसमें आपने रिकॉर्ड ही नहीं रखना कलेक्टर सिक्योरिटी को। अब इस फर्स्ट मेथड में बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, आपने बैलेंस शीट बना लिया, आप उसमें क्या करोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में प्रीवियस ईयर का बैलेंस है आपका 10 लाख का, पहले प्रीवियस ईयर का, यहाँ पे होगा करंट ईयर का। अब इसको नोट्स टू अकाउंट में कैसे शुरू करोगे, प्रीवियस ईयर का आपका 10 लाख का, अब आपने डिबेंचर कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में रखे 2,50,000, इसको यहाँ पे शो नहीं करोगे, ठीक है। तो इसको की रिकॉर्ड नहीं रखना। बैंक लोन आपको मिले है 2 लाख का, तो आपका जो ये हो गया बैलेंस हो गया 12 लाख, जो ये 12 लाख है वो करंट ईयर में आ जाएगा, 12 लाख ये आपका आ जाएगा करंट ईयर में। अब अगर इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करेंगे, सेकंड मेथड ही एग्जाम में शो किया जाता है, रिकॉर्ड द इशू डिबेंचर एज कलेक्टर सिक्योरिटी में रिकॉर्ड रखना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन मिला था आपको 2 लाख का, लोन आपको रिसीव हुआ था 2 लाख का, आपने कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में आपने जो रखे थे वो रखे थे 2,50,000। तो ये आपकी एंट्री होगी, पहली मिली बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस टू 9% डिबेंचर 2,50,000। अब इसको आप बैलेंस शीट में कैसे शोगे कि बैलेंस शीट में आपको आपने बैलेंस शीट में बना लिया, आपने जो ये डिबेंचर है पहले ये प्रीवियस ईयर के कि आपके शुरू में कितने के बैलेंस, अगर है तो लिखो, नहीं है तो नहीं आएगा। फिर डिबेंचर इशू कितने के करे हैं, 2,50,000 के, तो ये हो गया आपके 12,50,000 ऐसे कलेक्टर्स के। फिर आपने डिबेंचर सस्पेंस में कितने डाले, आपने डिबेंचर सस्पेंस में डाले 2,50,000, ये आपके ऐड हो जाएंगे जो नए इशू है, और ये क्या हो जाएंगे, डिबेंचर सस्पेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली फिर से वही 10 लाख आ जाएगा। फिर बैंक लोन आपको कितने का मिला, 2 लाख का, मतलब 250 ऐड करोगे और 250 ही माइनस कर दोगे, तो आपका बैलेंस वही 12 लाख आ जाएगा। तो अब ये 12 लाख आप यहाँ पे बैलेंस शीट में शो कर दोगे। 10 लाख आपका प्रीवियस ईयर का था, 12 लाख आपका करंट ईयर का था। ये था आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एज कलेक्टर सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट।